2 अप्रैल 71 हमारा पहला एनकाउंटर हुआ इंडियन फोर्सेस के साथ। पाकिस्तान उस वक्त जो पाकिस्तान था मशी अंदर, पाकिस्तान का 20 मील अंदर, वो ऑलरेडी आके अंदर डिप्लॉय हो चुके थे। जसोर में फॉर एग्जांपल 1 EBR ईस्ट बंगाल रेजिमेंट थी, उन्होंने बगावत कर दी। वहाँ पे तो रेंजर्स थे जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, उन्होंने बगावत कर दी। उनके पास तो हथियार भी थे। तो हम बड़ा इस पर फख्र किया करते थे कि हमने बंगाली मुजाहिदों को बड़ा ट्रेन किया। वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए, वो खड़े हो गए हमारे खिलाफ। यहाँ से मैं खबरें आना शुरू हो गई, पाकिस्तान की फौज को कामयाबी मिल रही। उससे हमारा मोराल इतना हाई हुआ। आई रिमेंबर दैट टाइम हमारे ऊपर बाकायदा अटैक हुआ था। हम मोर्चे से बाहर निकले, उनका फिक्र नहीं है, अब हम खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारी गन्स में उस वक्त एक लेफ्टिनेंट थे, उस लेफ्टिनेंट ने जिस जुर्रत से उन टैंक्स का मुकाबला किया है। हमारे बेटी कमांडर को जब पता चला, वो बिशप ब्रिगेड क्वार्टर में थे, किसी पलटन में उनके इंडिया के 2 या 3 टैंक हिट हुए, तो थोड़ा पीछे हट गए। मेजर अजमत याद शहीद जो हमारे बेटी कमांडर थे, आखिर में कि सब कुछ निकल जाते हैं बाहर निकल, वो गन निकली है तो अजमत याद शहीद की जीप जब निकलने लगी है तो उनके टैंक्स हिट किया। अजमत याद भी शहीद हो गए, ड्राइवर भी शहीद हो गया, ऑपरेटर भी शहीद हो गया, और भी शहीद। इसलिए लोग पीछे नहीं हटे के जान देनी पड़ेगी। आप जब चारों तरफ से घिर आप क्या करेंगे उस वक्त? इसराइल उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। वजीर दिफा ने 70 में उसने बात की थी कि हम पूरी मदद कर रहे हैं ईस्ट बंगाल वालों की। ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं की थी, हम पूरी मदद कर रहे हैं उनकी, हथियार भी दे रहे हैं उनको, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनको। जसोर में फॉर एग्जांपल 1 EBR ईस्ट बंगाल रेजिमेंट थी, उसमें वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी थे, उन्होंने बगावत कर दी। वहाँ पे एक दूसरी हमारी यूनिट थी, उनमें आधे बंगालीज थे, उन्होंने बगावत कर दी। वहाँ पे जो रेंजर्स थे जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, उन्होंने बगावत कर दी। उनके पास तो हथियार भी थे। फिर हमने बड़ी एफर्ट से, हम बड़ा इस पर फख्र किया करते थे कि हमने बंगाली मुजाहिदों को बड़ा ट्रेन किया। उनको हमने तोफाने की ट्रेनिंग दी, उनके पास मोटर्स थी, वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए, वो खड़े हो गए हमारे खिलाफ। तो ये एक रेडीमेड फोर्स उनके पास अवेलेबल थी, जो एक न्यूक्लियस बनी, जिसके बाद में सेहत गए, फिर मुक्ति बाहिनी को किया गया। और यहाँ पे एक बताते चलूँ कि हमारे चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ने का रवाज नहीं है तारीख़ को, और ख़ास तौर पे जब एक नुक्ता अगर हम अपना लेते हैं तो उसके जो कॉन्ट्ररी जो चीज़ होती है उसको हम सुनने को तैयार नहीं होते। आज जब आप फ़लस्तीन में देख रहे हैं खून बह रहा है हमारे मुसलमान भाइयों का, तो मैं पढ़ रहा था तो आज वो दोबारा मैं सामने आ गई वो करीब, जो उनके वज़ीर दिफा ने उन्होंने अपनी कैंसर में की थी अपनी असेंबली। उसने उस वक़्त 70 में उसने बात की थी कि हम पूरी मदद कर रहे हैं ईस्ट बंगाल वालों की। ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं की थी, इस वक्त ईस्ट बंगाल कह रहे थे वो। हम पूरी मदद कर रहे हैं उनकी, हथियार भी दे रहे हैं उनको, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनको। ये मैं आपको यानी ये इजराइल का ये सब कुछ हो रहा था। इजराइल उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। अब भी जब पाकिस्तान को से आवाज़ें उठती हैं कि हमें रिकगनाइज कर लेना चाहिए, तो मैं हैरान होता हूँ कि हमें तारीख का बिल्कुल इदराक नहीं है। इजराइल को इतनी दूर बैठ के बंगाली की मदद करने की क्या जरूरत थी? कोई वजह थी ना, एक ही मकसद था ना, पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया जा। तो आज भी आप देख लीजिए कि वही जो एक्सट्रीम सोचेज हैं तीनों, चाहे वो ज्यूश ज़ायनिज़्म है, चाहे वो हिंदू या ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है या क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है, ये तीनों इकट्ठी हैं। इकट्ठी किसके खिलाफ हैं? ये इनका इत्तेहाद किसके खिलाफ है? इस्लाम के खिलाफ। अच्छा सर, हम वापस 71 के हालात की तरफ जाते हैं। कितनी तादाद में वहाँ पर जो फोर्सेस के लोग मौजूद थे, उनमें वेस्ट बंगालीज थे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के वहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने बगावत की, और उसके बाद डेफिनेटली मतलब हालात तो तभी ख़राब होना शुरू हो गए ना मिलिट्री के लिए, कि जब विद इन मिलिट्री जो है वो बगावत शुरू हो गई। तो वो कितना नंबर था पहले तो जो वहाँ पर मौजूद था, और फिर अप्रॉक्सीमेटली कितना नंबर था जो आपसे अलग हो गया बगावत की वजह से? देखिए मेरा ख्याल है उसको टोटल को जो EBR ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स थी ना, वो तकरीबन 8 थी या 9 थी, वो तो सारी की सारी बगावत कर दी उन्होंने। कितना नंबर होता है? वो एक पलटन में 800-900 जवान होते हैं, वो सारी बगावत कर दी। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स जो रेंजर्स के हैं, बट ट्रेन लोग होते हैं,
इन सब के सब ने बगावत कर दी। ये भी बड़ा लार्ज नंबर था, मुझे अभी याद नहीं कितने ये इनके कितने विंग्स थे, बट वेरी लार्ज नंबर इनके था भी, ये सब ने बगावत कर दी। इनको न्यूक्लियस के ऐड करने के लिए जो मुजाहिद जो मैंने बताया आपको, ये उनके साथ अवेलेबल थे, इनको वो उनके साथ मिल गए इसमें। फिर मुफ्ती बानी के लोग आ गए। और इस सारे हंगामे में उस वक्त हमें जब शौक, सबसे बड़ा शौक तो खैर ये था ही था, उसके साथ ये मिला कि मुफ्ती बानी बाकायदा ट्रेन फोर्स के तौर पर उस वक्त तैयार होकर पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी उस वक्त भी, और उनको लॉन्च किया गया था पाकिस्तान। और यहाँ पर ये भी बता शुरू कि 2 अप्रैल नाइट 1 2 अप्रैल 71 हमारा पहला एनकाउंटर हुआ इंडियन फोर्स के साथ। पाकिस्तान उस वक्त जो पाकिस्तान था मशी अंदर, पाकिस्तान का 20 मील अंदर, वो ऑलरेडी आके अंदर डिप्लॉय हो चुके हुए थे जब बगावत का समा बना। और यानी 7-8 महीने पहले इतना जो समा बना सारा कुछ बगावत का, तो वो हम जब नहीं तकरीबन कोई 2 माह पहले हम जब सारे कंट्रोल में हदूद होकर रह गए एक पॉलिसी के तहत, तो वो उन्होंने ये मौका गनीमत जानकर इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आई और पहला एनकाउंटर हमारा हुआ उनके साथ। 2 सिपाही भी हमने कैद किए उनके। तो ये हमारे लिए हैरान कुन था कि इंडियंस की इतनी ज़्यादा इंग्रेस है और हमें इसके बारे में तैयारी थी नहीं, पता भी नहीं था। लेकिन वैसे भी हम मजबूर थे कि हमें तो जाके मुख्तलिफ, हमारी 1 यूनिट खुलना में थी हमारे ब्रिगेड की, 1 यूनिट हमारी कुश्तिया इस इलाके में थी। इस तरह हम डिवाइडेड थे हम सारे। जसोर में तो ट्रफ्स भी बहुत कम थे जिस दिन बगावत हुई है, तो रेगुलर फोर्सेस तो थी नहीं, बिल्कुल बहुत कम थी। अच्छा सर, फिर जब जंग का आगाज़ हो गया, आप मतलब एज ए सोल्जर आप वहाँ पर क्या सोच रहे थे? क्योंकि आपके पास राशन नहीं था, आपके पास लड़ने के लिए हथियारों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, आपके पास जवान नहीं थे जिन्होंने मुकाबला करना था। आगे इंडिया की फ़ौज थी, पीछे मुफ्ती बानी के लोग थे, वो हमारे अपने ट्रेंड मुजाहिदीन थे, फिर हमसे खुद अलग हुए हुए लोग थे जिन्होंने बगावत की है। तो मतलब आप लोग सैंडविच तो हो गए हुए थे। उस वक्त क्या सोच क्या थी और कितनी हेल्प आपको यहाँ से हो पा रही थी वेस्ट पाकिस्तान? देखिए, हेल्प यहाँ से तो कोई जा सकती नहीं थी, कैसे जाती एक्चुअली। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक था ना, वहाँ पे 20-21 नवंबर 71 को जंग शुरू हो चुकी थी हमारे लिए। वहाँ पे जसोर सेक्टर में बाकायदा एक हमला हो चुका हुआ था, और 22 नवंबर को सुबह या 23 नवंबर, डेट से भी भूल जाती थी, हमने पहला जो कहते हैं ना जॉबी हमला किया था। और बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उस वक्त जो टैंक्स थे, शेफीज थे, जो 2nd वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो चुके हुए थे, वो कहीं मौजूद थे वहाँ पे, उनको हमने दोबारा, वो टैंक्स थे हमारे पास, वो तो मतलब पॉपिंग गन थी एज अपोज टू इंडियंस के पास जो था उसका। हमारे पास एयरफोर्स से एक स्क्वाड्रन था एयरफोर्स का हमारा एक, वो जसोर में उस दिन हमने पहली और आखिरी दफ़ा पाकिस्तान की एयरफोर्स देखी है। जो पहला जहाज़ शूट डाउन हुआ पाकिस्तान का वहाँ पे उस वक्त, उसके बाद में हमारे चीफ मार्शल बने पीकू मेहदी, वो उस जहाज़ में थे। हमारे जो अभी हमला हमने किया, चूँकि हमारे पास टैंक्स तो पॉपिंग गन्स थी, इसका पोस्ट उनके पास तबाह के रह गए सारा कुछ है। फिर हालत यहाँ तक पहुँच गई कि दूसरी जंग अजीम की विंटेज की 6 पाउंडर एंटी टैंक गन्स थी। हमने सुना ही नहीं हुआ था, मैं तूफाने का हूँ, तो हमें पता चला जी कोई खुलना में एक डिपो वहाँ मौजूद है, उनको निकलाइए, उनको साफ़ कीजिए, तैयारी कीजिए उनको निकाल के। अब 2nd वर्ल्ड वॉर की 45 में ख़त्म हुई, वो पता नहीं कब की वहाँ पे डंप हुई थी गन्ने। 71 में क्या हालत होगी उनको, और किसी को ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो उनको हमने तैयार किया, सब कुछ करके फायरिंग करने काबिल किया। अभी हम था कि 1 आध दिन मिल जाता हूँ, फायरिंग करके देख भी लें क्या हमारा उसका। तो ये हाल था वहाँ पे। जो राशन वहाँ पे थे वो थे, जो हथियार थे वहाँ पे थे, जो एमुनिशन था वहाँ पे था। हमें ये एक्चुअली तो उम्मीद तो नहीं थी हमें इस चीज़ की भाई हमारी को मजा आएगी, लेकिन हमें से उम्मीद ये थी कि कमक से ज़्यादा उम्मीद ये थी कि मगरबी पाकिस्तान की फोर्सेस जब हमलावर होंगी, या 3 दिसंबर को जब बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया, तो यहाँ से मैं खबरें आना शुरू हो गई पाकिस्तान की फ़ौज को कामयाबियाँ मिल रही हैं। उससे हमारा मोराल इतना हाई हुआ कि आई रिमेंबर दैट टाइम हमारे ऊपर बाकायदा अटैक हुआ था। हम बोर्शर से बाहर निकले, उनका फिक्र नहीं है, अब हम ख़त्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम इस तरीके से इतनी आसानी से इनके काबू नहीं आएंगे। तो जज्बा तो हमारा आखिरी दम तक रहा, जो हम लड़ सकते जितना कर सकते किया। बहरहाल यही अगर बगैर पाकिस्तान में शायद कामयाब होती तो कुछ और सूरत हाल होती। सर वैसे जंग के दौरान कोई ऐसा आपका
आमना सामना हुआ इंडियन फोर्सेस के साथ जो आपको बड़ा याद है? वैसे तो डेफिनेटली हर चीज़ आपको याद होगी। देखिए, याद बहुत कुछ है, क्या आपके साथ दोहराएं हम। हमारे गन्स जो डिप्लॉयड थे उसके ऊपर टैंक्स पहुंच गए वहाँ तक। इसका मतलब ये था कि वो किस हद तक आगे आ चुके थे। हमारी गन्स में उस वक्त एक लेफ्टिनेंट थे, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए हैं, हयात हैं अभी, मियां परवेज। उस लेफ्टिनेंट ने जिस जुर्रत से उन टैंक्स का मुकाबला किया है, वो टैंक्स डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स हैं। हमारी गन्स ने एंटी टैंक रोड में फायर किया उसके ऊपर। हमारे बैटरी कमांडर को जब पता चला, वो बिशप ब्रिगेड क्वार्टर में थे किसी पलटन में से, तो वो आए आगे आने के, उनको पता कि लेफ्टिनेंट है, उसकी मदद के लिए आए। वो पहुंचे हैं, तो फिर जब टैंकों को, जब उनके इंडिया के 2 या 3 टैंक हिट हुए, तो वो थोड़ा पीछे हट गए पीछे। इस दौरान हमने कोशिश की गन्स को निकाल लें। गन निकल गई तो मेजर अजमत याद शहीद जो हमारे बैटरी कमांडर थे, वो आखिर में कि सब कुछ निकल जाए मैं बाहर निकल, वो गन निकली है, तो अजमत याद शहीद की जीप जब निकलने लगी है तो उनके टैंक्स ने हिट किया। वो पूरी जीप भी तबाह हो गई। उसमें मेजर अजमत याद भी शहीद हो गए, ड्राइवर भी शहीद हो गया, ऑपरेटर भी शहीद हो गया, और बंदा वो शहीद हो गया। जान देने में किसी ने कभी को वहाँ पे, इसलिए लोग पीछे नहीं हटे कि जान देनी पड़ेगी। जज्बे की हमें ये था कि हम हिंदू के सामने हम मार नहीं खाएंगे, लेकिन मजबूरी ये थी कि आप जब चारों तरफ से घिर जाएं, आप क्या करेंगे उस वक्त? अम्यूनिशन आपके पास ख़त्म हो रहा था, राशन आपके पास ख़त्म हो रहा था। आपको ये होता है ना कि भाई ठीक है, हम लड़ देंगे, जान देंगे, मर जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? हमें उस वक्त बहुत यंग थे, इसके तो हमने कभी सोचा नहीं था। यही था कि ठीक है, वक्त आ गया तो अभी हम जाएंगे। लेकिन फिर जब 16 दिसंबर को ढाका में हो गया, जसोर में 17 दिसंबर की सुबह तक जंग जारी रही। फिर कहीं जाकर हमारे जसोर के ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने फिर पाया। लेकिन जज्बा देख लीजिए, हमारी यूनिट पे 18 गन्स थी हमारे पास, कोई एक गन हमने इंडियंस को नहीं दी, कोई एक गाड़ी ने को नहीं, जो हम तबाह कर सकते तबाह कर दी, बाकी को हमने दरिया में फेंक दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अभी दोबारा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर 16 दिसंबर और उसके बाद किस तरह आप लोगों को वहाँ पर वो जेल में लेकर गए, वहाँ पे आप लोगों को जो बड़ा वो एस्केप प्लान भी है, हमने वो डिबेकुलर फीस पाकिस्तान सीरीज़ में जो रिकॉर्ड किया, और फिर वापसी इनको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनरल साहब के साथ कुछ और बातें करेंगे कि न जाएगा। स्टे विद अस।